हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के अभी तक के वीडियोस में हमने क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जहाँ पे इंक्लूड था हमारा क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शंस। देन हमने डिस्कस किया फंक्शंस को पूरे डिटेल में, सेट्स हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम की भी स्टडी की है। आज से इस सीरीज में हम क्लास 12th के चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12th के चैप्टर्स को हम बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे। कहने का मतलब अब यहाँ से जो सीरीज बनने वाली है वीडियोस की, वो पूरी सीरीज किस पे बेस्ड रहेगी? तो प्योरली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। जो स्टूडेंट्स अभी 2021 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th का, उनके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई साथी, कोई संबंधी क्लास 12th में है जो अगले साल 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, तो आप प्लीज़ उसके साथ इसे शेयर करें ताकि उसे ये सारे पूरा का पूरा सिलेबस उसे एक ही जगह पे बहुत अच्छे से मिल सके और उसे समझकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। ओके, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम एक बार थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम बिल्कुल अपने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सीबीएसई एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, हम उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे। हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल से कवर करना है। हर चैप्टर में से हमसे कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। सो हम हर चैप्टर और हर टॉपिक को बहुत बारीकी से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा का पूरा सीरीज मिलेगा यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी का, वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। क्लास 11th में भी हमने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एक बेसिक स्टडी की थी और उसी बेसिक स्टडी का अब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि क्लास 11th में हमने रिलेशन और फंक्शंस के बारे में क्या जाना था। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर मान लो हमारे पास दो सेट्स ए और बी है, सेट ए और सेट बी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है दैट इज A1, A2, A3। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है B1, B2, B3 एंड सो ऑन। तो अगर हम ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बनाना स्टार्ट करें, तो ये जो पेयर्स फॉर्म होती है, मतलब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वर्ड हम पहले से जान चुके हैं, 11th में हमने पढ़ा है इस बात। ठीक है, अगर आप न्यू हैं, आपने 11th में चीज़ें मिस कर दी है या अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में, क्लास 11 के प्ले लिस्ट में सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन की पूरी डिटेल दी हुई है, आप उसे जाके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम इसको एक रिलेशन आर से डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं, एनी रिलेशन आर इज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसा हमारा एक रिलेशन बनता है, किसमें, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि वी कैन से दैट आर इज ए क्रॉस बी। आर को हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो ये हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर को, वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी इज बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसा, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन हमारा एक सेट का है जो हम क्लास 11th में देख चुके हैं। ठीक है, दिस ए कॉमा बी इज नथिंग बट व्हाट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ये क्लास 11 की बात थी। ओके, फिर हमने वहां से और क्या स्पेशलाइजेशन किया था कि अगर रिलेशन में ही कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो वो हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। ओके, तो अभी हमको फंक्शन के बारे में नहीं समझना है, अभी हम थोड़ा रिलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि रिलेशन में बेस्ड क्लास 12th में बोर्ड के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो रिलेशन के बारे में आगे हमें और क्या जानना है, तो हमने जो अभी तक चीज़ें जानी है, उसके बाद क्लास 12th में जो चीज़ें हमें समझनी है वो चीज़ें क्या है, तो हमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है।
और वो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन if no element of set A is related to any element of set A। कहने का मतलब कि एक रिलेशन R किसी सेट A में, अब देखो यहाँ पे एक सेट A ही बोला गया है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन कभी भी दो सेट के बीच में होता है। तो अगर हमें ये बात बोल दी है कि रिलेशन R इन अ सेट A है, इसका मतलब कि हम R इज A क्रॉस A की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? R के A क्रॉस A की बात कर रहे हैं। मतलब सेट A में रिलेशन, इसे हम क्या रीड करते हैं? रिलेशन R इन सेट A, मतलब सेट A का सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो क्या बोला गया? डेफिनेशन हमें क्या बोलता है कि अ रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A। कहने का मतलब अगर मान लो हमने दो सेट A लिया, और दोनों क्या है? हमारे A ही है, और A के एलिमेंट्स क्या है? A1, A2 और A3, 3 मान लेते हैं, और इसके भी एलिमेंट्स क्या है? A1, A2 और A3। तो अगर इसके किसी भी एलिमेंट का इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन पाया, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्प्टी रिलेशन हमारा क्या होता है। क्या होता है? जब इसके किसी भी एलिमेंट का इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन ना बन पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। इफ सेकंड पॉइंट, a relation R in a set A is called the universal relation if each element of A is related to every element of A। कहने का मतलब ये तीनों एलिमेंट अगर इन तीनों के साथ रिलेटेड हो गए, कहने का मतलब ये इसके साथ भी रिलेटेड है, इसके साथ भी रिलेटेड है, इसके साथ भी रिलेटेड है। सिमिलरली A2 is also related to all three and A3 is also related to all three। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जस्ट लाइक अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होती है? सारी चीजें आती है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन में सारे पॉसिबल रिलेशंस आएंगे, बराबर। तो इसका एग्जांपल क्या है? सपोज मैंने बोला एक रिलेशन ए सेट ए है जो कि 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हमें एक रिलेशन R डिफाइन करना है फ्रॉम A टू A। क्या करना है? हमें एक रिलेशन A टू A डिफाइन करना है सच दैट वो रिलेशन R क्या है? दैट इज इक्वल टू कि A माइनस B इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। पहला रिलेशन, ये पहले रिलेशन की बात कर रहा हूं, और दूसरे रिलेशन की बात क्या? कि मॉड A माइनस B इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लगा देता हूं। चलो ठीक है, तो अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूं तो A क्या है मेरा? 1, 2, 3, 4। इसी में से मुझे रिलेशन फॉर्म करना है A माइनस बी इज इक्वल टू 5। मतलब इसमें से मुझे A भी कंसिडर करना है और B भी कंसिडर करना है। तो क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा पेयर बन सकता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ऐसे सारे रिलेशन बनेंगे हमारे। क्या उसमें से ऐसा एक भी रिलेशन ऐसा होगा जो A माइनस बी इज इक्वल टू 5 देगा हमें? तो नहीं देगा। कहने का मतलब इन दैट केस मेरा जो रिलेशन आएगा वो कैसा रिलेशन आएगा? एम्प्टी रिलेशन आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट A का कोई भी एलिमेंट B के साथ रिलेटेड नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं मॉड A माइनस बी की बात करूं तो मॉड A माइनस बी कहने का मतलब व्हाट? कि अगर मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करता हूं तो उनके डिफरेंस का मॉड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग ही क्या होता है? कि मॉडुलस ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव आउटपुट। इसका मतलब मैं यहाँ पे सभी के साथ रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि उनका मॉडुलस जब डिफरेंस लूंगा और उसका मॉडुलस लूंगा तो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिस इज योर इम्प्टी रिलेशन एंड दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो ये क्या ये बात समझ में आ गई हमको कि इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो ये दो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। क्या इसमें है कि नो एलिमेंट, और इसमें ईच एलिमेंट टू ईच एलिमेंट। इसमें नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। ओके, ये दो पॉइंट्स हमको पहले समझनी थी कि रिलेशंस का मीनिंग, इम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल। तो ये दो हमारे लिए क्या होगी? एक्सट्रीम कंडीशन होगी।
ठीक है, स्ट्रीम मतलब एक में किसी कोई भी आउटपुट नहीं मिला और एक में सारे आउटपुट्स मिल गए। ठीक है, मतलब एक में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और दूसरे में सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये दो हमारे लिए एक्सट्रीम कंडीशंस है, ये हमको ध्यान में रखनी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ से जनरली ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है। A relation R in a set A is called, कोई भी रिलेशन R किसी सेट A में, मतलब A और A के बीच में अगर हमने एक रिलेशन बनाया है तो वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इफ A comma A belongs to R for every A belongs to, क्या मीनिंग है इसका, इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना हमें जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हम आगे की बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं समझना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या बोला गया कि रिफ्लेक्सिव होगा अगर A कॉमा A बिलोंग्स टू R है। तो सपोज हमने अजूम किया कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे 1, 2 और 3। ठीक है, और हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया हुआ है, दैट रिलेशन इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ये मेरे पास एक रिलेशन है। एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल से हम सारे इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 1, 2, 3 एक सेट दिया हुआ है, वहाँ से रिलेशन बनाने बोला गया है। तो हमें पता है कि हम 9 रिलेशंस बना सकते हैं, मतलब 1 का तीनों के साथ पेयर होगा, 2 का तीनों के साथ पेयर होगा और 3 का तीनों के साथ पेयर होगा। ये पेयरिंग कैसे करते हैं, रिलेशन कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें हमने क्लास 11 में पढ़ी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर एक बार जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, फिर आपको ये बिल्कुल ही टफ नहीं लगेगा। ओके, तो हमने अपने मन से एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जो कि ऐसा रिलेशन है। क्या है रिलेशन, ऑर्बिटल रिलेशन, हमें उसके स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, हमें इतना पता है कि वो रिलेशन में ये टर्म आएगी। तो बोला ये गया है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R, मतलब कि A कॉमा A R में बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट है। मतलब A में जितने भी एलिमेंट है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट है, उसकी खुद की एक इमेज होनी चाहिए। A कॉमा A कहने का मतलब क्या, A हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी हमें क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो लेट अस चेक, क्या A कॉमा A हमारा है यहाँ पे, तो हमारे पास सेट में 1, 2, 3 अवेलेबल होने की वजह से मेरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 के साथ 1 आना चाहिए, 2 के साथ 2 आना चाहिए और 3 के साथ 3 आना चाहिए। तो 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3। दैट मीन्स ये और इन तीनों के होने की वजह से ये हमारा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव बन जाता है। इन तीनों को होने की वजह से ये हमारा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। अगर इन तीनों पेयर में से कोई एक भी पेयर गायब हो जाएगा, मान लो 3, 3 नहीं है, मतलब सिर्फ 1, 1 और 2, 2 इस रिलेशन में होता, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये बात बोली गई है हमें क्या, कि फॉर एवरी, मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए उसकी खुद की इमेज होना जरूरी है अगर उसे रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दूंगा मैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, बात क्लियर हो गई है। सेकंड पॉइंट, इज सिमेट्रिक इफ A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 also belongs to R। जब A1, A2 R को बिलोंग करेगा, A2, A1 को भी R को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो जैसे 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए, उसका उल्टा पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 1 है तो 1, 2 है, इट्स ओके। 2, 3 है तो क्या मेरे पास यहाँ पे 3, 2 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास 3, 2 तो है ही नहीं। तो क्योंकि 3, 2 हमारे पास इस रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा।
अगर मैंने यहाँ पे 3,2 ऐड कर दिया तो ये हमारे सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 1,3 है हमारे पास, तो क्या इसका उल्टा कहने का मतलब 3,1 है मेरे पास, तो यहाँ पे 3,1 भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 3,1 को भी ऐड कर देंगे इस रिलेशन में, तो अब देखो ये भी हमारा सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर गया, ये भी हमारा सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। कहने का मतलब जब जब A1, A2 होगा उस टाइम A2, A1 भी होना जरूरी है। हर A1 के लिए A2, हर एक इसके हर एक एलिमेंट के लिए पेयर बनी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी एक पेयर ऐसा बन गया जो डिफरेंट एलिमेंट्स का है तो उसका रिवर्स भी होना जरूरी है अगर उसे सिमेट्रिक होना है। तो ये दोनों यहाँ पे नहीं थे, इसीलिए मेरा सिमेट्रिक नहीं था। अगर वो दोनों यहाँ पे हो जाते तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाता। उन दोनों में से एक भी होता तो भी ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है। सो दैट इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया हमें कि A1, A2 बिलोंग्स करेगा आर को, तो A2, A1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिव। ये ऐसा बोलता है हमें कि अगर A1, A2 बिलोंग्स करेगा आर को एंड A2, A3 भी आर में है, मतलब A1, A2 है हमारे पास, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है उससे स्टार्ट होता हुआ भी कोई पेयर अगर है तो इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड एलिमेंट का भी एक पेयर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो ट्रांजिटिव हो जाए। ओके। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे है क्या। तो देखें यहाँ 2,1 है, तो 1 से स्टार्ट होता हुआ कोई दूसरा पेयर है तो 1,3 है यहाँ पे। ठीक है। सी 2,1 है हमारे पास, ये बिलोंग्स कर रहा है आर को, और 1,3 भी बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर को, तो इसका फर्स्ट और इसका थर्ड सेकेंड, तो 2,3 क्या ये हमारे सेट में है, तो है। इसका मतलब 2,3 बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर को, तो ये हमारे ये पेयर ने इस पेयर को सेटिस्फाई कर दिया। फिर हम इसके साथ ही पेयर देख सकते हैं कि 2,1 है तो 1,2 भी है, तो क्या 2,2 है, यस 2,2 है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट 1,2 है हमारे पास, तो 2,3 भी है। ये देखिए 1,2 है, ये आर को बिलोंग्स कर रहा है, 2,3 ये भी आर को बिलोंग्स कर रहा है, तो दो इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। इसका मतलब इसका फर्स्ट और इसका सेकंड को कंबाइन करके भी हम एक पेयर बना सकते हैं। और क्या ये सेट में है, तो है। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, हमारी ट्रांजिटिविटी को सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली ना 2,3 है तो 3 का 3 के साथ ही पेयर बना हुआ है, तो 2,3 फिर से होना चाहिए, जो कि है ना 1,3। तो अब ये देखते हैं कि 1,3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला ये पेयर है हमारे पास, तो 1,3 भी होना चाहिए और 1,3 भी है यहाँ पे। तो ये चारों डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया। 2,1 को वेरीफाई किया, 1,2 को वेरीफाई किया। चलिए आते हैं 2,3 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2,3 है जो कि आर को बिलोंग कर रहा है, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3 भी मेरे आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, मतलब 2,3 आर को बिलोंग्स होना चाहिए, और वो है बिलोंग्स। ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। सेम बेसिस पे हम 1,3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो बना है हमारा, ये दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। अगर ये है और ये ना हो, A2, A3 बिलोंग्स ना कर रहा हो आर को, तो इसके बारे में हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ट्रांजिटिविटी के बारे में हमें सोचने की फिर ज़रूरत नहीं है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे, A1, A2 है तो A2, A3 होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम बात नहीं कर सकते इसकी। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आई थिंक आपको समझ में आई होगी वीडियो। नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे जाइए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी बातें। ओके। इफ a relation satisfy all these conditions are called equivalence relation. Equivalence relation किसे बोलते हैं, जो ऑल थ्री हो, जो क्या हो, ऑल थ्री हो।
जो तीनों को सेटिस्फाई, जो तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कभी भी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस लॉजिक के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको आपका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा क्लास 12th का। थैंक यू।